एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे आज एक बार फिर रूबरू हो रहा हूँ। आज हम आपके यूनिट थर्ड में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो आपके सिलेबस का यूनिट थर्ड है। उसमें विभिन्न देशों की विदेश नीतियाँ हैं और आज हम एक बहुत दिलचस्प और बड़े महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं, अमेरिका की विदेश नीति या फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, विदेश नीति किसी भी संप्रभु राज्य के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण तत्व होती है। वो इसलिए कि आपके आसपास के जो देश हैं, दुनिया के जो अन्य देश हैं, उनके प्रति आपका रवैया या आपके राष्ट्रीय हित, जो कि किसी भी राष्ट्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, उन्हें आप प्राप्त करने की कोशिश किस प्रकार से कर सकते हैं और विशेष तौर से जो आपके डिप्लोमेटिक प्रयास हैं, कूटनीतिक प्रयास हैं, वो कैसे फलीभूत होंगे। ये अध्याय जो कि आपके कई व्याख्यान तक चलेगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। और आखिर ऐसा महत्वपूर्ण क्यों ना हो, ऐसा दुनिया में कहा जाता है और ऐसा अमेरिकी विचारकों ने कहा है कि अब दुनिया 1991 में सोवियत संघ के पराभव के बाद एक ध्रुवीय हो गई है। हालांकि ये पूर्ण सच नहीं है, लेकिन वो एक स्वीकृत महाशक्ति हैं। तो उनकी विदेश नीति का अध्ययन करते वक्त आपको थोड़ी विशेष सावधानी और घटनाओं पर विशेष नज़र रखने की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं ये उम्मीद मानकर चलता हूँ कि वो घटनाओं को आप इसके साथ में एनालाइज करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम इस बात की चर्चा करेंगे कि उनकी विदेश नीति के निर्माण के जो आधारभूत तत्व हैं वो क्या हैं। देखिए, हर देश की विदेश नीति के निर्माण के कुछ आधारभूत तत्व होते हैं जो आपको मिलेंगे कॉमन। आप किसी भी देश का अध्ययन कर लें, वो आपको सामान्य मिलेंगे। लेकिन कुछ होते हैं विशिष्ट, और जो दुनिया जिस गति से बदल रही है, आप बदलावों को देख रहे हैं, आप उसके गवाह हैं, उसमें वो जो द्वितीयक हित हैं वो कई बार प्राथमिक हितों की दिशा को तय करते हैं। जैसे अमेरिकी की विदेश नीति को समझने से पहले आप उनके जनसंख्या के इस हालात, उनकी भौगोलिक स्थिति, इनको देखें। जैसे अभी आप देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव कुछ महीनों के बाद ड्यू है। बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप मैदान में हैं। एक रिपब्लिकन पार्टी का नुमाइंदा है और दूसरा डेमोक्रेटिक पार्टी, और रोज़ तर्कश से तीर निकल रहे हैं और चल रहे हैं, जो कि लोकतंत्र का एक संकेत है, होना भी चाहिए। आपने देखा होगा दोनों के जो व्याख्यान आए अखबार में, समाचार में, जो उसको आप कहते हैं कि टैगलाइन, उनको पढ़ते चलिएगा, आपको आइडिया मिलेगा कि यदि सत्ता स्थिर रहती है, इसका अर्थ आशय ये है कि यदि ट्रंप रिपीट होते हैं तो पॉलिसी क्या होने वाली है, और यदि बाइडेन आते हैं तो स्थितियाँ क्या बदलने वाली हैं। तो पहले हम बात करते हैं उनकी भौगोलिक स्थिति की। देखिए, इस मामले में अमेरिका बड़ा भाग्यशाली देश है। भाग्यशाली मैं इस रूप में कह रहा हूँ कि अपने मस्तिष्क में दुनिया का नक्शा लाइए, और यदि ना हो तो मेरे इस लेक्चर को सुनने के बाद अमेरिका का पॉलिटिकल मैप, वर्ल्ड मैप की दृष्टि से आप लेकर आइएगा, तो आप पा पाएंगे कि मैंने उनको भाग्यशाली क्यों कहा है। उनके नज़दीक कोई ताकतवर देश नहीं है, सारे कमज़ोर राष्ट्र हैं। और जिस देश के आसपास कोई ताकतवर देश ना हो, वो महाशक्ति ना होगा तो कौन होगा। फिर वो अपनी शक्ति को, अपने सामर्थ्य को दूर के लक्ष्यों को, दूर के देशों पर कंसंट्रेट करता है, क्योंकि उसको पता है कि उसका देश तो सुरक्षित है। और आप जानते हैं, राष्ट्रीय शक्ति में सुरक्षा प्राथमिक लक्ष्य होती है, और वहाँ पर उनको अपने डोमेस्टिक सिक्योरिटी पर सबसे कम खर्च करना पड़ रहा है।
भौगोलिक स्थिति उनकी इतनी अच्छी है, किसी ने बड़ा अच्छा लिखा है, एक फ्रेंच राजदूत ने कहा है कि ऐसा भाग्यशाली देश है, ऐसा लकी है कि उत्तर और दक्षिण में तो मछलियां हैं स्वादिष्ट, और पूर्व और पश्चिम में कमज़ोर पड़ोसी हैं। इससे अच्छा किसी देश को अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए और क्या चाहिए। दूसरी बात, प्राकृतिक दृष्टि से संपन्न है। अब देखिए, आकार में खूब बड़ा है, जनसंख्या सीमित है, संसाधन का प्रचुर भंडार है। और मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण देता हूँ, आपने जरूर पढ़ा होगा। अलास्का जो उनका राज्य है वो उन्होंने रूस से खरीदा था, परचेज किया था। तो उनके जो भौगोलिक ढांचा है वो ऐसा है कि उसको बीट करना, उसको तोड़ पाना आसान नहीं है। संसाधन भी कोई कमी नहीं है। आप देखिए, जो समुद्र के तट हैं, जो नदियां हैं, जो चरागाह हैं जहाँ फसल पैदा होती है, लाजवाब, एक से बढ़कर एक। दूसरे बिंदु पर आते हैं, प्राकृतिक साधन। अब देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज मैंने इसी चैप्टर में आपको ऐड किया, इसी पॉइंट के अंदर। उनके पास कमी नहीं है, पानी खूब है, प्राकृतिक साधन खूब हैं, वन भी कोई कम नहीं, प्राकृतिक वातावरण में जो सहूलियतें आपको मिलती हैं कहीं उस पर कोई कमी नहीं है, वरदान है उनके ऊपर। और देखिए, दोनों कारण हैं। वरदान कुछ प्रकृति प्रदत्त हैं, कुछ उन्होंने प्रकृति प्रदत्त वरदानों को कायम रखा है। जनता में एक सिविक सेंस जिसको आप कहते हैं वो है, वो उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, चाहे वो प्राकृतिक संसाधनों के प्रति हो या अन्य चीज़ों के प्रति। इस बात को हमें मानना चाहिए। अगला बिंदु, सुरक्षात्मक शक्ति। ये देखिए महत्वपूर्ण है। अमेरिका के बारे में दिलचस्प बात एक और भी है कि वहाँ के जो मूल निवासी, जिसको आप इंडियंस कहते हैं, रेड इंडियंस, वो तो वहाँ के जो मूल निवासी थे, कबीला का क्षेत्र था, वो तो बचे नहीं के बराबर। अमेरिका बसा है विशेष तौर से यूरोपियंस के माध्यम से। यूरोप के निवासी आज अमेरिका में भारी मात्रा में मौजूद हैं। आज की हिसाब छोड़ दीजिए, आप देखिए मोदी जब अमेरिका जाते हैं और लोग जाते हैं, इतने लोग इकट्ठे होते हैं, कारण क्या है? एक बहुत बड़ी संख्या वहाँ भारतीयों की भी है, जिनके पास ग्रीन कार्ड हैं, मताधिकार का वो प्रयोग करते हैं और वो निर्णयों पर असर डाल सकते हैं। यही कारण है कि चाहे मोदी हो या ट्रंप या अन्य राष्ट्रपति, वो भारतीयों की वहाँ जो संख्या है, और लोकतंत्र में आप यकीन मानिए इस चीज़ को, चाहे भारत हो, चाहे यूरोप, चाहे ब्रिटेन, चाहे फ्रांस और चाहे अमेरिका, लोकतंत्र के अंदर लोगों की संख्या और मत प्रभाव रखते हैं। उनमें कितनी काबिलियत, कितनी लियाकत है, ये सेकेंडरी चीज़ हो जाती है। तो अमेरिका के जो लोग हैं उनमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि वो यूरोपीय हैं। यूरोप में कोई जब हलचल मचती है तो वो रिएक्ट करते हैं। एक बड़ा तीखा सा बयान है अमेरिका के लोगों के बारे में कि अमेरिकन जो बच्चे हैं वो यूरोप की तरफ मुख करके पैदा होते हैं। मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेटिकली जिसने बात कही है उसने गागर में सागर भर दिया है। आशय ये है कि अमेरिका यूरोप के बदलावों को ध्यान से देखता है कि आप ध्यान रखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब वो महाशक्ति के रूप में उभरा है तो इसी दम पर कि यूरोप टूट गया है। शक्ति के केंद्र जो यूरोप में थे वो समाप्त हो गए, और उन शक्ति के जो वैक्यूम आया उसके बाद उसको केवल दो देशों ने भरा, सोवियत संघ और अमेरिका, जिनके बीच में कोल्ड वॉर चली, जो आप पढ़ चुके हैं या अभी पढ़ेंगे मेरे अन्य साथियों से। ये बिंदु महत्वपूर्ण है। उन्होंने सुरक्षात्मक दृष्टि से अपने आप को इतना मजबूत किया। वेपन्स इंडस्ट्री जो उनकी वहाँ पर है, आप इस बात को जान सकते हैं, केवल न्यूक्लियर वेपन और कुछ खास हथियारों को छोड़कर सारे हथियार वहाँ बनते हैं प्राइवेट सेक्टर में। केवल परमाणु जो वेपन्स हैं और जो पॉलिसीज़ हैं वो गवर्नमेंट के पास हैं, बाकी सब निजी क्षेत्र में है। इससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि वो कितनी संपन्न होगी और वो लॉबिंग कितनी ताकतवर होगी। दुनिया भर में आप पाएंगे रक्षा के क्षेत्र में उनका जो दखल है वो प्रभावशाली तो था, लेकिन अब वो निर्णायक है। अगला बिंदु, मानवीय संसाधन। वही हमने जिक्र जो किया कि ह्यूमन रिसोर्स के क्षेत्र में भी वो संपन्न हैं। उनके प्राकृतिक साधन और मानवीय संसाधनों के बीच में एक बहुत बेहतर किस्म का कॉम्बिनेशन बना हुआ है।
संतुलन बैलेंस बना हुआ है, वो उतना इस्तेमाल नहीं करते। और उसकी दो वजह हैं, वो अपने मित्रों से वो चीज़ें हायर कर लेते हैं, उनसे ले लेते हैं, उनसे ख़रीद लेते हैं और अपने देश, अपनी ज़मीन, अपनी भूमि का वो इस्तेमाल और चीज़ों के लिए करते हैं। अगला बिंदु, उनकी जो ग्रह नीति है और लॉबी सिस्टम वहाँ पर है, दबाव समूह, ये भी उनकी फॉरेन पॉलिसी के निर्माण का एक बेसिक एलिमेंट है। कारण ये है, मैंने आपको बताया कि अमेरिका के अंदर निजी क्षेत्र जो है वो बड़ा प्रभावशाली है, चाहे वो डोमेस्टिक वस्तुएं हों और चाहे वो युद्ध के हथियार या अन्य चीज़ें हों। वो दोनों जो लॉबीज़ हैं, दबाव समूह हैं इसको आप कहते हैं, वो बड़े निर्णायक हैं, प्रभावशाली हैं। और वॉर जो है या लड़ाई जो है, ये विचार, अवधारणा, राजनीति, संस्कृति सबको बदलती है एक साथ। आप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के कुछ वर्षों को देखें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप को बनने के अंदर 20 साल लग गए हैं, क्योंकि इतना टूट चुका है कि पुनर्निर्माण में 20 बरस, 2 दशक लगे हैं। तब जाकर आज के यूरोप को आप देख पा रहे हैं, जो कि उतना मजबूत ना बन पाया है जितना तब था। और अगला जो बिंदु है, उनकी संवैधानिक व्यवस्थाएं। ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोकतंत्र के प्रति उनकी जो आस्था है वो दृढ़ है और अस्थिर है, स्थिर है। वो डेमोक्रेसी पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, लोकतंत्र पर वो कभी समझौता नहीं करते। और आप देखिए, चीन के प्रति उनके व्यापारिक संबंध हैं, नए नहीं है, वर्षों चल रहे हैं। उनके राष्ट्रपतियों ने लंबे समय के बाद चीन की यात्राएं भी की। चीन के लोग भी अमेरिका जाते हैं। अभी तो कुछ विवाद चल रहे हैं, इसलिए व्यापारिक संबंध स्थापित नहीं हो पाए हैं इस कोरोना काल की वजह से। अदरवाइज तो ब्लू आइड बॉय था वो, उनका बहुत प्रिय मित्रों में से एक। लेकिन चीन के जो थिएनअनमेन स्क्वायर पर घटना हुई थी, आप सर्च कीजिएगा, आपको नेट पर मिल जाएगा। वो एक लोकतंत्र समर्थक आंदोलन था युवाओं का, जिसको तत्कालीन चीन सरकार ने टैंकों से कुचला था। हजारों की संख्या में युवा जाने कहाँ चले गए, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। हालांकि चीन इससे डिनाई करता है, वो नहीं मानते इस चीज़ को, लेकिन अमेरिका में ये मानता है कि लोकतंत्र चीन की कोख में आ रहा था और आपने उसको कुचल दिया। इस बात को लेकर वो उनसे बेहद खफा है। आप देखिए, तिब्बत के मुद्दे पर, दलाई लामा के मुद्दे पर अमेरिका आपको हमेशा दिखाई देगा खड़ा हुआ तिब्बत के साथ। वो चीन के विस्तारवाद से सहमत नहीं है, लेकिन संवैधानिक व्यवस्थाएं उनकी इतनी मजबूत हैं, जिसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, फिर हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा, लीग ऑफ नेशन जो संयुक्त राष्ट्र से पहले बना था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, उसका जो पूरा डिज़ाइन है, पूरा नक्शा है, पूरा ढांचा है, पूरा ब्लूप्रिंट है, वो बनाने वाला अमेरिका है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका लीग ऑफ नेशन का सदस्य नहीं है, क्योंकि अमेरिकी संविधान आपने सेकेंडरी में पढ़ा है, उस लाइन को याद कर लीजिए। राष्ट्रपति द्वारा की गई युद्ध और शांति कोई भी संधि तब तक कायम नहीं या स्वीकार नहीं होगी जब तक उसको सीनेट पास ना कर दे। लीग ऑफ नेशन में शामिल होने का संधि थी प्रस्ताव, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिका में रखा, अमेरिकी कांग्रेस में रखा, तो सीनेट ने उसको अस्वीकार कर दिया था। अमेरिका मेंबर नहीं था। दूसरा एग्जाम्पल, फिर बात समाप्त करता हूं। बिल क्लिंटन जब अमेरिकी राष्ट्रपति थे, तो एक परमाणु अप्रसार को रोकने की संधि का नाम आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, यानी परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाती थी संधि। ये लागू की जाए और दुनिया के देश इस पर हस्ताक्षर करें। भारत के बहुत पीछे पड़े थे उस दौरान, अमेरिका जो के राष्ट्रपति थे, यात्रा तक उन्होंने भारत की थी कि इस पर साइन करो, लेकिन हमने इस पर साइन नहीं किए थे। लेकिन ये संधि भी आज ठंडे बस्ते में डाल दी गई, क्योंकि सीनेट ने CTBT को पास नहीं किया था। धन्यवाद।